नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका बीआरएम एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पे, जिसपे हम पढ़ रहे थे भौतिक विज्ञान में चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है नाभिकीय भौतिकी। और आज हम नाभिकीय भौतिकी का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, यानी दूसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं। पहले लेक्चर में हमने कल बात करी थी कि नाभिक क्या होता है, नाभिक क्या होता है, इस नाभिक के अंदर कौन कौन से अवयवी कण है जिसका नाम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोला था। और उसके बाद में इस नाभिक के कुछ प्रकार देखे थे। जो नाभिक के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार, 5 अलग अलग प्रकार से देखे थे। पहला किया था समभारिक, दूसरा किया था हमने पहला समस्थानिक, दूसरा समभारिक, तीसरा समन्यूट्रॉनिक और चौथी बात हमने करी थी कौन सी, मिरर न्यूक्लियाई यानी दर्पण नाभिक। और 5वीं बात करी थी समय अवयवी नाभिक। बच्चों, जब भी एग्जाम हुआ है बोर्ड के एग्जाम में, अब तक इनमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, मतलब नए के बराबर क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन इस बार सिलेबस रिलेटेड काफी सारा है, इसलिए हो सकता है इनमें से कोई छोटा क्वेश्चन पूछ ले। मैं आपको जितने टॉपिक पढ़ाता रहूंगा उतने क्वेश्चंस आपको साथ में ही करवाता रहूंगा, ताकि आपके पता चल सके कि किस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और पहले पूछे गए हैं। तो आज हम बात करते हैं, सबसे पहली बात, नाभिक का आमाप यानी नाभिक का आकार कैसा होता है, कितना होता है। तो अपनी हेडिंग है आज की नाभिक का आमाप, साइज ऑफ न्यूक्लियाई। साइज अगर पता करनी है आपकी, तो आप अपनी साइज कैसे बताते हैं। हम अपनी साइज बताते हैं कि मैं इतने फुट लंबा हूं या ऐसा हूं वैसा हूं। किसी की भी साइज बतानी है, जैसे आपके मोबाइल की स्क्रीन की साइज बताते हो तो 6.5 इंची हो गया, यानी मोबाइल का डायमीटर आप नापते हो, तो उससे आपको पता चलता है कि वो कितना मोटा है, यानी क्या उसकी साइज है। अब इसी तरीके से जैसे आपने मोबाइल स्क्रीन की साइज निकाली, वैसे नाभिक की साइज निकालनी पड़ेगी। अब नाभिक कौन कौन से अलग अलग किस किस साइज के हो सकते हैं, ये किस बात पर निर्भर करेगा। तो एक एग्जांपल को ध्यान से समझना। मान लो आपके पास एक गुब्बारा है, क्या है, गुब्बारा। अगर गुब्बारे के अंदर हवा भरोगे तो हवा भरने से क्या होगा, गुब्बारा बड़ा होगा। कहने का मतलब जितनी हवा गुब्बारे के अंदर होगी उतना ही गुब्बारा बड़ा होता जाएगा। अगर हवा की मात्रा को कम कर दोगे तो गुब्बारा क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। कहने का मतलब ये है कि गुब्बारे का आकार किस पर निर्भर कर रहा है, उसके अंदर कितनी हवा उपस्थित है। कहने का मतलब ये हुआ कि गुब्बारे के अंदर हवा की जो कण है, उन कणों की संख्या उस गुब्बारे के आकार को निर्देशित कर रही है, उस आकार को प्रदर्शित कर रही है। अर्थात हम कह सकते हैं नाभिक में भी आपने पढ़ा है परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं और नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं। तो जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जितने प्रोटॉन नाभिक में उपस्थित होंगे वो उतना ही बड़ा होता जाएगा। भाई जितने नाभिक के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या होती है, उतना ही नाभिक क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या को हमने द्रव्यमान संख्या बोला है। न्यूक्लियनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियनों की संख्या किसको बोलते हैं हम, न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या, दोनों के सम को हम क्या बोलेंगे, द्रव्यमान संख्या। अगर आपको द्रव्यमान संख्या पता चल गई तो द्रव्यमान संख्या जितनी ज्यादा होगी, कहने का मतलब न्यूक्लियनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतना ही नाभिक बड़ा होता जाएगा। जितने न्यूक्लियन कम होंगे उतना ही नाभिक क्या होगा, छोटा होगा। अब ये छोटा या बड़ा हम कैसे बताएंगे, भाई जब गुब्बारे में हवा भर रहे थे तो गुब्बारा चारों तरफ से घूमता है, तो उसका क्या होता है, आयतन बढ़ता है, क्या क्षेत्रफल, ऑब्वियस बात आयतन बढ़ता है। तो अगर गुब्बारे में हवा भरी तो उसका आयतन बढ़ा, यानी आकार जब बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा। सेम उसी तरीके से जब किसी भी नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या में परिवर्तन करते हैं तो न्यूक्लियनों की संख्या में परिवर्तन करने से नाभिक का आयतन परिवर्तित होता है। क्या परिवर्तित होता है,
नाभिक का आयतन परिवर्तित होता है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि नाभिक का आकार नाभिक में उपस्थित अवयवी कणों पर निर्भर करता है। अवयवी कणों यानी न्यूक्लियनों की संख्या पर निर्भर करता है। इस पर निर्भर करेगा कि कितने न्यूक्लियन इसके अंदर उपस्थित है। न्यूक्लियनों की संख्या पर निर्भर करेगा, अर्थात जितने ज्यादा न्यूक्लियन उतना ही नाभिक का आकार होगा। और यह आकार क्या है? आयतन होना चाहिए। अर्थात नाभिक का आयतन जो होता है, नाभिक का आयतन, वो आयतन समानुपातिक होना चाहिए इसके द्रव्यमान संख्या या फिर आप कह सकते हो न्यूक्लियनों की संख्या। किसके समानुपाती होगा? न्यूक्लियनों की संख्या के समानुपाती होगा। अगर आयतन न्यूक्लियनों की संख्या के समानुपाती है तो मैं ये लिख सकता हूँ V समानुपाती होना चाहिए 1:1। V समानुपाती क्या होना चाहिए? 1:1। ये क्या है? द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियनों की संख्या, जहां A का जो मान होता है न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। इसके बराबर होता है न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। कहने का मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिलेंगे तो A का मान आएगा, नाभिक के द्रव्यमान का मान आएगा, जिसको आप द्रव्यमान संख्या बोलते हो या न्यूक्लियनों की संख्या बोलते हो। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलिए अब आप जानते हैं कि नाभिक का आकार अगर गोलाकार मान के चले, भाई हम मान लेते हैं कि नाभिक जो होता है वो गोल है, और अगर गोल है तो वो एक गोले की भांति कार्य करेगा। अगर नाभिक गोले की भांति कार्य कर रहा है तो गोले का आयतन कितना होता है? नाभिक को गोलाकार मानने पर अगर गोलाकार मानोगे तो क्या होना चाहिए? नाभिक को गोलाकार मानने पर आयतन उसका जो होगा वो आयतन V बराबर 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। आयतन कितना होगा? 4/3 पाई r क्यूब होगा। और अगर आयतन 4/3 पाई r क्यूब है तो समीकरण नंबर 1 आपके पास पड़ा है, समीकरण नंबर 2 आपके पास पड़ा है। आयतन का मान समीकरण 1 में रखने पर तो अतः 4/3 पाई r क्यूब समानुपातिक होना चाहिए किसके? द्रव्यमान संख्या। 4/3 पाई r क्यूब किसके समानुपातिक हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या के। तो यहां से हमें निकालना है त्रिज्या का मान। किसका मान निकालना है? त्रिज्या का मान। अर्थात नाभिक की त्रिज्या कितनी होगी ये अगर पता करना है तो 4/3 पाई को उधर ले जाओ, और अगर उधर ले जाते हो तो r क्यूब जो होता है वो समानुपाती होना चाहिए 3/4 पाई गुणा 1/1। 3/4 पाई क्या है? एक नियतांक है। ये पूरा का पूरा क्या है? कि नियतांक है। मतलब मैं आगे लिखना चाहूं तो 3/4 पाई क्या है? एक नियतांक है। अतः फिर से मैं यही बात लिख सकता हूं कि यहाँ समानुपातिक चिन्ह आ रहा है, और समानुपातिक चिन्ह को हटाओगे तो यहाँ नियतांक लगाओगे। भाई चिन्ह को हटाएंगे तो नियतांक लगाएंगे, और अगर नियतांक यहाँ लगाना है इसका मतलब क्या हुआ कि उस नियतांक को समानुपातिक चिन्ह के साथ ले लो। अगर समानुपातिक चिन्ह के साथ लेते हो तो r क्यूब समानुपातिक होना चाहिए किसके? 1/1, क्योंकि ये तो क्या रह गया? नियतांक रह गया। और अगर ये नियतांक रह गया तो नाभिक की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या r जो होती है वो समानुपाती होनी चाहिए 1/3 के। 1/3 के समानुपातिक होगी क्या? नाभिक की त्रिज्या। और अगर इसमें समानुपातिक चिन्ह को हटाते हो
a की घात 1/3, जहां r नोड क्या है, r नोड एक समानुपातिक नियतांक है, समानुपातिक नियतांक है। क्या है? समानुपातिक नियतांक। r नोड का मान क्या है? समानुपातिक नियतांक। इसका मतलब ये हो गया कि r नोड का मान फिक्स है। r नोड का मान क्या है? एक निश्चित मान है। a का मान आप परिवर्तित कर सकते हो, जितने ज्यादा उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या होगी उतना ही क्या होगी, उसकी त्रिज्या ज्यादा होगी। जितने कम न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या होगी उतना ही उसकी त्रिज्या क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि a r पर निर्भर कर रहा है, मतलब a जैसे बढ़ेगा तो r भी बढ़ेगा, a घटेगा तो r भी घटेगा। क्लियर है? दोबारा समझ लो एक बार। मैंने क्या बोला? आयतन जो होता है वो द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। जितनी ज्यादा द्रव्यमान संख्या होगी उतना ही उसका आयतन होगा। और अगर आयतन द्रव्यमान संख्या के बराबर है तो a बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होना चाहिए। a न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मान के बराबर होगा तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों को a बोलते हैं, तो v बराबर 4/3 πr3। अगर आप इसको एक गोलाकार मानते हो तो अगर ये गोला हुआ तो इस 4/3 πr3 को a के समानुपातिक करो, जहां से आपको r का मान मिलेगा, इसके बराबर r नोड a की घात 1/3 के बराबर। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए बिना टाइम लगाए हुए। एक बात और ध्यान रखना, r नोड का मान कितना होता है? r नोड का मान जो होता है वो 1.2 × 10⁻⁻15 होता है। r नोड बराबर 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर। ये है जहां, और इसको आप r नोड बराबर 1.2 फर्मी भी बोल सकते हो। क्या बोलते हैं? फर्मी। और जो फर्मी है, एक फर्मी का जो मान होता है वो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर। क्लियर है? जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है नाभिक का आयतन। नाभिक का आयतन आप कहोगे कि सर अभी तो पढ़ा था आयतन, लेकिन बेटा उसमें आपके पास में त्रिज्या होनी चाहिए। अगर आपको त्रिज्या का मान नहीं दिया है, r का मान आप सभी याद रख सकते हो, r बराबर 1.2 फर्मी है, यानी 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर है। लेकिन अगर आपको नाभिक की त्रिज्या नहीं दी हुई है, किसी भी परमाणु का बोल दिया, जैसे आपको बोल दिया ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन परमाणु की त्रिज्या या आयतन कितना होगा? अगर आपको आयतन निकालना है तो आयतन कैसे निकालोगे? आपको तो त्रिज्या ही नहीं पता, इसलिए पहले त्रिज्या निकालो फिर आयतन निकालोगे। उससे बेटर ये करो कि आयतन का एक चित्र बना लो जिसके अंदर सीधा हम न्यूक्लियोनों की संख्या, ये क्या है? न्यूक्लियोनों की संख्या, और इस न्यूक्लियोनों की संख्या रख करके हम आयतन निकालेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, हम जानते हैं, और हम तो सब जानते हैं, हम जानते हैं, आप जानते हो नहीं जानते हो? क्या जानते हैं हम? कि नाभिक का जो आयतन होता है, नाभिक का आयतन, वो नाभिक का आयतन भी बराबर होता है 4/3 πr³ के, 4/3 πr³ के। लेकिन r का मान क्या होता है? नाभिक की त्रिज्या, और नाभिक की त्रिज्या किसके बराबर होती है? नाभिक की त्रिज्या r बराबर होती है r नोड a की घात 1/3 के बराबर। r नोड a की घात 1/3 के बराबर होती है। अच्छा, v बराबर क्या होना चाहिए? 4/3 पाई गुणा r³ का मान, r³ की जगह मान रखोगे तो r नोड a की घात 1/3 का क्या कर दूंगा? क्यूब कर दूंगा। कहने का मतलब r का मान
यहाँ से उठाकर इसमें रख दिया तो आर नॉट ए की घात 1/3 का क्यूब कर दिया तो v बराबर क्या होना चाहिए 4/3 पाई गुणा आर नोट क्या है आर नोट की घात हो जाएगी 3 और a की घात 1/3 थी 1/3 की घात 3 करोगे तो 1/3 3 से 3 कट गया बचेगा क्या v बराबर 4/3 पाई आर नोट क्यूब गुणा a क्लियर है। अब इसमें आपको आर नोट का मान दिया हुआ है जहां आर नोट का मान कितना है 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर है। ए क्या है ए बराबर है न्यूक्लियोनों की संख्या ये क्या है न्यूक्लियोनों की संख्या तो यहाँ आपको न्यूक्लियोनों की संख्या दे दी आर नोट का मान दे दिया तो आप सब निकाल सकते हो। आर नोट में से पता होता है 4/3 सबको पता होता है पाई का मान सबको पता होता है 3.14 या फिर 22/60 आप जो भी लेना चाहो और ए का मान ए अगर कोई सा भी परमाणु दिया जाता है ऑक्सीजन है तो 16 हो जाएगा हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा जो भी होगा वो दिया रहेगा नाइट्रोजन है तो 14 हो जाएगा कार्बन है तो 16 हो जाएगा 12 हो जाएगा वो आपको गिवन रहेगा। एक बार जल्दी से इसको उतार लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है नाभिक का घनत्व इसको मिटा रहा हूं मैं ये सूत्र आपके काम आएगा इसलिए मैं बचा के रख लेता हूं कि आप देख सको क्या लिखा था और क्या नहीं लिखा था। चलो अगला आता है नाभिक का घनत्व। घनत्व को हम रो से दर्शाते हैं। क्लास 11 में आपने पढ़ा है घनत्व के बारे में कि घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन और द्रव्यमान बटा आयतन को आप घनत्व बोलते हो तो यहां पर भी नाभिक का घनत्व क्या होना चाहिए नाभिक और ये पूछा हुआ है एक बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार पूछा हुआ है कि नाभिक के घनत्व को समझाइए या इस परमाणु के नाभिक का घनत्व कितना होता है मैं क्वेश्चन अभी आपको करवा दूंगा। तो नाभिक का घनत्व है क्या होता है नाभिक का घनत्व है नाभिक का घनत्व बराबर होता है नाभिक का द्रव्यमान ध्यान से समझते जाना रखने वाली इसमें कोई बात नहीं है नाभिक का द्रव्यमान बटा नाभिक का आयतन अब अगर आपको नाभिक का द्रव्यमान पता है और नाभिक का आयतन पता है तो घनत्व निकल जाएगा। द्रव्यमान कितना होता है नाभिक का नाभिक के अंदर उपस्थित न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान प्लस प्रोटॉनों का द्रव्यमान जो होता है वही नाभिक का क्या होता है द्रव्यमान होता है और नाभिक का आयतन क्या होता है आपने निकाल लिया v बराबर 4/3 पाई r नॉट क्यूब गुणा a होता है। क्लियर है। तो नाभिक का द्रव्यमान क्या होना चाहिए नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग के बराबर। कहने का मतलब क्या हुआ कहने का मतलब ये हुआ देखो न्यूट्रॉन की संख्या गुणा एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्लस प्रोटॉन की संख्या गुणा एक प्रोटॉन का द्रव्यमान यही होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हो कि प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं
हम कैलकुलेशन में उनको हमेशा बराबर मान करके चल लेते हैं ताकि अपनी कैलकुलेशन इजी हो जाए। वैसे एक्यूरेसी के लिए अगर करना हो तो दोनों को अलग अलग गुणा करोगे तभी आपका आंसर सटीक आएगा। अदरवाइज आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इनको बराबर ही मान के चलते हैं। तो ध्यान रखना, नाभिक का द्रव्यमान सॉरी न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान प्रोटॉनों के द्रव्यमान के बराबर होता है। अतः नाभिक का द्रव्यमान क्या होना चाहिए? नाभिक का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा n प्लस में p गुणा mn या फिर mp, आपको जो लिखना हो प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। m प्लस p क्या होता है? न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या को हम द्रव्यमान संख्या बोलते हैं a, इसलिए इसको लिख देंगे a गुणा mn। और आपको पता है कि mn और mp का जो मान होता है वो 1.64 गुणा 10 की घात माइनस का 27 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 1.64 गुणा 10 की घात माइनस का 27 किलोग्राम। ये द्रव्यमान है न्यूट्रॉन का एक का या प्रोटॉन एक का। न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या एक के बराबर है तो एक को गुणा कर दोगे 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 27 से तो आपको क्या मिल जाएगा? नाभिक का द्रव्यमान मिल जाएगा। और आपको पता ही है कि नाभिक का आयतन कितना होता है? नाभिक का आयतन, और नाभिक के आयतन को हम लिखते हैं v से, और v बराबर कितना है? 4/13 पाई r0 का क्यूब गुणा a हो जाएगा। कोई दिक्कत है? ये आपके पास समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है और ये समीकरण नंबर 3 है। अब हमने आयतन लिख लिया है तो मैं इसको हटा देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना कहां से आया। 4/3 पाई r0 क्यूब गुणा a हमने डिराइव किया था अभी। चलो आयतन आ गया, द्रव्यमान आ गया, तो नाभिक का घनत्व कितना होना चाहिए? नाभिक का घनत्व, और नाभिक का घनत्व हो जाएगा रो बराबर m की जगह 1 गुणा 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 27। देखो नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान किसके बराबर है? 1 गुणा mn के बराबर है। mn का मान 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 27 केजी है, तो 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 27 केजी लिख दिया। भाग में क्या आ जाएगा? आयतन, और आयतन है 4/3 पाई r0 क्यूब गुणा a। अगर गौर से देखोगे तो a से a कट जाएगा, a से a को काट दोगे तो आपके पास यहां पर बचना चाहिए घनत्व, घनत्व रो बराबर 3 गुणा 1.67 गुणा 10 की घात माइनस का 27 बटे 4 गुणा पाई गुणा r0। अब आपको पाई का मान भी पता है, पाई का मान कितना होता है? पाई बराबर 3.14 या फिर इसको आप 22/7 जो लिखना हो वो लिख सकते हो। ठीक है, r0 का मान पता है, r0 का मान होता है आपका कितना होता है? 1.2 गुणा 10 की घात माइनस का 15 मीटर। क्लियर है? अब देखो घनत्व के लिए आपको सारे मान पता है। घनत्व के लिए 3 पता है, 1.67 पता है, 10 की घात माइनस 27 कोई दिक्कत नहीं है, 4 कोई दिक्कत नहीं है, पाई 3.14, r0 का मान 1.2 इंटू 10 की घात माइनस का 15 मीटर है। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो, सारे मान रखते हो तो घनत्व का मान आ जाना चाहिए। कैलकुलेशन करना घर पे, इसका मान रखना और आपको आंसर मिलेगा 2.38 गुणा 10 की घात 17 केजी पर मीटर क्यूब। 2.38 गुणा 10 की घात 17 केजी पर मीटर क्यूब। ये किसका मान मिलेगा? घनत्व का मान मिलेगा। क्लियर है? किसका मान मिलेगा? घनत्व का मान मिलेगा। कहीं मिस्टेक कर रहे हैं तो देखो r³ कितना रहना चाहिए? r³ होना। क्लियर है? अब करना आंसर मिल जाएगा।
4 पाई आर नॉट का क्यूब, तो आ जाएगा आपके पास 2.38 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब क्या होता है? घनत्व का मात्रक होता है। अब देखो इस पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा हुआ है। इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रदर्शित कीजिए कि इस फला जो भी होता है, हाइड्रोजन दे दिया, नाइट्रोजन दे दिया, कोई सा भी नाभिक दे दिया, इस नाभिक का घनत्व एक नियतांक होता है। तो ध्यान रखना, नाभिक कितने भी हो, चाहे हाइड्रोजन लो, चाहे हीलियम लो, चाहे यूरेनियम ले लो, चाहे क्रिप्टॉन ले लो, चाहे जिनोन ले लो, कोई सा भी नाभिक लो, क्या इसमें कहीं पर नाभिक की त्रिज्या का जिक्र हुआ? नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ जिक्र किसका हुआ? आर नोड का। क्या इसमें कहीं पर द्रव्यमान संख्या का जिक्र हुआ? नहीं हुआ। द्रव्यमान संख्या भी अनुपस्थित है, त्रिज्या भी अनुपस्थित है। कहने का मतलब नाभिक का आकार कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाभिक के आकार पर घनत्व निर्भर नहीं करता, अर्थात नाभिकों का लगभग सभी नाभिकों का घनत्व क्या होता है? एक समान होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, चलो इसको छापो एक बार, फिर मैं यहाँ पे एक नया पॉइंट लिखवा दूंगा। एक बार इसको राइट डाउन कर लो। चलिए आगे मैं बात करूं, मैंने जैसे लिखा तो नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या तथा त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। कोई दिक्कत है? अगली बात हम करें तो सभी नाभिकों का लगभग सभी नाभिकों का घनत्व एक समान होता है, क्योंकि त्रिज्या पर निर्भर ही नहीं कर रहा। अगर त्रिज्या पर निर्भर ही नहीं कर रहा तो नाभिकों का घनत्व भी क्या रहेगा? एक समान ही रहने वाला है। क्लियर है? तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसी पे आपको क्वेश्चन बता देता हूं, अभी बता देता हूं। देखो इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक देखो आपका एक क्वेश्चन है, ये पूछा है राजस्थान बोर्ड 2014 का क्वेश्चन है, और वो लिखा है समीकरण r बराबर r नोट 1/1/3 के आधार पर दर्शाइए कि नाभिक का घनत्व लगभग अचर रहता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2014 के अंदर। आपको इसका आंसर क्या करना है? इसका आंसर करना है कि ये जो अभी हमने नाभिक का घनत्व निकाला था कि नाभिक का घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान का मान निकालो, आयतन का मान निकालो, दोनों का मान रखो और उस समीकरण को सॉल्व करो, फिर आपके पास आंसर आएगा 2.38 × 10⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा? नाभिक का घनत्व होगा, जो कि लगभग क्या था? अचर था। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन है 2014 का। फिर मैं बात करता हूं
राजस्थान बोर्ड जो कि है 2015 का क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है किसी नाभिक की त्रिज्या r, नाभिक की त्रिज्या r व द्रव्यमान संख्या a में संबंध लिखिए। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, नाभिक की त्रिज्या r का द्रव्यमान संख्या a में संबंध लिखो। तो आपको संबंध तो डायरेक्टली पता है, संबंध क्या होता है कि r बराबर कितना होगा, r नोड a की घात 1/3 होता है। अभी हमने डिराइव किया था r बराबर r नोड a की घात 1/3। अब यहाँ पर r नोड का मान लिख देना। r नोड का मान कितना होता है 1.2 × 10 की घात -15, या फिर इसी को डायरेक्टली मीटर के अंदर 1.2 फरमी में लिख सकते हो। क्लियर है? लेकिन अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा पूछा जाता है, थोड़ा सा बड़ा, तो आप अगर पता है तो इसको लिखने की इलैबोरेट करने की कोशिश करें, विस्तार से लिखिए। और विस्तार से कैसे लिखोगे, जो हमने डेरिवेशन किया था अभी सबसे पहला डेरिवेशन, जिसके अंदर आयतन को किसके बराबर किया था, a के समानुपातिक किया था। आयतन जब a के समानुपातिक हुआ, न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या मिलकर के बनाती है आयतन, और उसी आयतन से आपके पास समीकरण आता है r बराबर r नॉट a की घात 1/3। क्लियर है? अरे क्लियर है? इजी है क्वेश्चन। चलिए इसी तरीके से हम और क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी चलिए यही क्वेश्चन बार-बार पूछे हुए हैं, इसमें आगे हम पढ़ेंगे उसके क्वेश्चन और मैं साथ में करवा दूंगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा आज का लेक्चर। और कल हम पढ़ने वाले हैं नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होती है, AMU का मान क्या होता है, यानी एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, और उसके बाद प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, और इसका ग्राफ क्या होता है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि हम करने वाले हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक बटन दबा दें, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।